Good morning, class 11. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to continue the next part of the NCERT question. That is the very important part. You know very well. In the last class, we have discussed about the first part of the NCERT, and we have learned and we have done some questions from question number 1 to question number 15. Today we are going to start after the question number 15, that is a question number 16, 17, 18 and so onwards. Question number 16 and 17 is bit of very easy, and we have discussed earlier during the classes that both questions are based on the graphical part. दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ग्राफिकल पार्ट पे बेस्ड हैं, इसलिए वो आपका होमवर्क रहेगा. लेट वी स्टार्ट द वन वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 18. लेट वी सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 18 हियर. क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में देखेंगे क्या है. दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द रिलेटिव वेलोसिटी. ड्यूरिंग द व्हेन वी हैव स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ही ध्यान से पढ़ना. रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और रिलेटिव वेलोसिटी बेटा आपको तभी आएगा जब आप उसको फील करोगे, जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे अपने फिजिकल लाइफ में, अपने डेली लाइफ में. जब आप ऑब्जर्व करोगे तभी आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा आपके माइंड में, और तभी आप अच्छे से कर पाओगे. लेट वी सी वन क्वेश्चन हियर, द क्वेश्चन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, and we once again try to feel what the concept is saying here. Let me start the question. The question is here. See, the question is here. A police van is moving on a highway with the speed of a 30 km/h. This is the speed of a police van. Means velocity of police van is a 30 km/h. We need to convert the velocity into meter per second. I have told you earlier that to convert the velocity into meter per second, multiply by 5 and divide by 18. How much will be here? 3 6 are 18, 3 10s are 30. It will be here 50 by 6 meter per second. This is the velocity of police car. Fires a bullet in the thief's car speeding away in the same direction with the speed of 192 km/h. Suppose that this is the car. This is the car of police. We can observe here police car, and the speed of a police car is here 50 by 6 meter per second. इस स्पीड से कार मूव कर रही है. ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही, लेकिन अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं, अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. दिस इज द कार ऑफ अ पुलिस. बहुत अच्छे समझना. थीफ की कार आगे थी, उसने बोला पास्ट अवे. द थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में पुलिस की कार है उसी डायरेक्शन में थीफ की कार है. इट इज लाइक दिस. This is the car of thief's car. And what is the velocity? Velocity of thief car is 192 km/h. 192 km/h. Again change into the meter per second. 192 into 5 by 18 meter per second divided 3 6 18. 3 6 18, 3 4 12, 2 3 6, 2 20, 2 32 multiply it. 32 multiplied by 5, it will be 5 2 10, 5 3 15, 160 by 3 meter per second. This is the speed of a car. Thief's car. Thief's car कितनी स्पीड से जा रही है? 160 by 3 मीटर पर सेकेंड. देखो एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि द पुलिस कार एंड द थीफ कार वाज मूविंग ऑन द सेम डायरेक्शन. दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में जा रहे थे. व्हाट वाज द स्पीड ऑफ अ पुलिस कार? दैट वाज अ 50 by 6 मीटर पर सेकेंड, एंड द स्पीड ऑफ अ थीफ कार वाज 160 by 3 मीटर पर सेकेंड. बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. Now, police have fired the, if the speed of the bullet
is 150 किलोमीटर पर सेकेंड with what will be the speed bullet will hit। उसने बोला है कि चलती हुई कार में पुलिस बुलेट फायर करता है, बंदूक से गोली फायर करता है। Now the police is firing the bullet here, this is the bullet। Now the police is firing the bullet here from the car। इस कार में बैठ कर के पुलिस ने बुलेट फायर किया। उसने बोला कि किस स्पीड से बुलेट थीफ की कार में लगेगा, किस स्पीड से बुलेट थीफ की कार में लगेगा। नाउ सी हियर, व्हेन पुलिस हैज फायर्ड द बुलेट फ्रॉम द कार। अभी देखो, अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात यहाँ पे करते हैं, बहुत ध्यान समझना, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ कार, पुलिस कार वॉज इन दिस डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ बुलेट वॉज इन दिस डायरेक्शन। वी हैव फायर्ड द बुलेट फ्रॉम द कार, कार में बैठ करके बुलेट फायर किया है। देन व्हाट विल बी द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बुलेट? वी विल से द स्पीड ऑफ अ बुलेट प्लस स्पीड ऑफ अ कार। हमारे बुलेट की ओरिजिनल स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ अ बुलेट प्लस स्पीड ऑफ अ कार। नाउ सी हियर, वी विल राइट हियर ओरिजिनल स्पीड ऑफ बुलेट। बुलेट की ओरिजिनल स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ कार, ऐसे लिख लो, स्पीड ऑफ कार प्लस स्पीड ऑफ बुलेट, सॉरी हाँ बुलेट। हमने कार में बैठ करके बुलेट को फायर किया, तो जिस स्पीड से कार जा रही है उसके प्लस पर हमारा बुलेट मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ अ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द कार, बुलेट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द कार, इट इज टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव स्पीड। इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज द रिलेटिव स्पीड। ये हमारा क्या हो गया? रिलेटिव स्पीड हो गया, या फिर हम कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द कार। किस वेलोसिटी से बुलेट कार के साथ मूव कर रही है। पुट द वैल्यू, लेट वी सी व्हाट इज देयर। वेलोसिटी ऑफ कार वी कैन फाइंड हियर, वेलोसिटी ऑफ कार, velocity of car is given here. We can see we have written here velocity of car is a 50/6 meter per second, 50/6 meter per second, and velocity of bullet is here 150 meter per second. It is here 150 meter per second. Now take the LCM, you will get the answer. The LCM will be 50 plus 156 are 900 upon 6. Here will be here 950 upon 6, or we can say 475 upon 3 meter per second. This is a relative velocity of bullet with respect to the car. Now he have asked here with what speed bullet will hit the car. अब देखो, जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है उसी डायरेक्शन में कार जा रही है। जो थीफ की कार है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारे जब दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव निकालने के लिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। बट व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो हमें उसको ऐड करना पड़ता है, क्योंकि दो अपोजिट डायरेक्शन सेम स्पीड से आ रही है, तो ये अगर प्लस में जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। व्हेन दे आर इन अ सेम डायरेक्शन दे विल बी सब्ट्रैक्टेड। देन वी नीड टू फाइंड हियर speed of bullet, speed of bullet, then here will be velocity of bullet with respect to the car minus velocity of thief car, bullet का कार के रिस्पेक्ट में minus velocity of thief car. Now put the value here, velocity of bullet with respect to the car is here 475 upon 3 minus thief car is here 160 upon 3. Take the LCM, LCM will be 3, 475 minus 160 is the value here. Subtract it, you will get here 5, 7 minus 6, 1 and 315 upon 3. It will be here 3 1s are 3, 0, 3 5s are 15, 105 meter per second. इस स्पीड से हमारी जो बुलेट होगी वो जा करके थीफ के कार को टच करेगी। दैट इज द स्पीड ऑफ अ बुलेट। ध्यान रखना, दिस वॉज द क्वेश्चन फॉर द रिलेटेड टू द रिलेटिव स्पीड। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या था। टू कार वॉज देयर, दिस वॉज द पुलिस कार एंड दिस वॉज द थीफ कार। पुलिस अपने कार से एक बुलेट को फायर करता है, बोलता किस स्पीड से बुलेट थीफ के कार को लगेगी।
सबसे पहले हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड किया बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द कार, दोनों सेम पॉइंट ऑफ सेम, इनका जो स्पीड है, स्पीड का ओरिजिन सेम है, सो वी हैव एडेड देम, वी हैव फाइंडेड द रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द कार, देन वी हैव फाइंडेड द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द, देन हमने फाइंड किया स्पीड ऑफ अ बुलेट, तो स्पीड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ थीप कार से माइनस कर दिया एंड वी हैव गॉट द आंसर. ओके, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 18. होप सो आपको समझ में आया होगा. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट सो यू विल इजीली एबल टू नोट डाउन दैट. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नाउ लेट वी सी द अनदर क्वेश्चन. द अनदर क्वेश्चन इज गिवन हियर. द क्वेश्चन नंबर 25 इज दिस. After the question number 18, we have a lot of questions are there. These all questions are based on the simple graph and the simple motion formula. That is the v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as. Now we are going to see the another question. That is the question number 25. The question is given here. On a moving horizontal belt, a child runs to and fro position. You know very well what is the meaning of a to and fro position. This position was displayed in the case of a pendulum. जब हम पेंडुलम की बात करते हैं तो टू एंड फ्रो पोजीशन को डिफाइन किया जाता है. एक पेंडुलम हम ले और उसको आगे पीछे जब हम उसको मोशन कराते हैं, दैट मोशन इज कॉल्ड द टू एंड फ्रो कंडीशन. उसने बोला एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, वो मूविंग बेल्ट पर टू एंड फ्रो पोजीशन पर मूव कर रहा है. मीन्स एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा है, एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा है. ओके, विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ चाइल्ड? स्पीड ऑफ अ चाइल्ड इज गिवन हियर 9 किलोमीटर पर आवर. द स्पीड ऑफ अ चाइल्ड इज गिवन हियर विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट. दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट. Between his father and mother located 50 meter apart. Father and mother का जो लोकेशन है that is a 50 meter apart है. See what is the figure here. Suppose this is a moving belt. Suppose this is a moving belt. The father is standing here. He is the father. And here the mother is standing here. Mother. The father is here and the mother is on that side. If we talk about the distance between both of them, it is a 50 meter apart. They both are standing 50 meter apart. Now the child is between both of them. इन दोनों के बीच में child है. It is like this. You can see here child. Now he is running with the speed of a 9 kilometer per hour. What is the speed of a child? 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट. बेल्ट के रिस्पेक्ट में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चाइल्ड मूव कर रहा है. द बेल्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ अ 4 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बेल्ट? स्पीड ऑफ अ बेल्ट इज वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इज गिवन हियर 4 किलोमीटर पर आवर. नाउ फॉर ऑब्जर्वर इन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड. अब जो भी हमें आंसर निकालना है वो एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकालना है. सपोज दैट द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर. दिस इज द ऑब्जर्वर. हमें जो भी आंसर बताना है वो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकालना है. ऑब्जर्वर हमारा क्या है? इस बेल्ट से आउटसाइड कहीं पे खड़ा है. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है. दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द relative velocity. The belt is given here. Suppose that the length of the belt is a 50 meter. हम सपोज करते हैं कि बेल्ट की जो लेंथ है वो 50 मीटर है. एक कॉर्नर पर फादर है, एक कॉर्नर पर मदर है. बेल्ट इज मूविंग. व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बेल्ट? स्पीड ऑफ अ बेल्ट इज अ 4 किलोमीटर पर आवर. बेल्ट की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है. नाउ सी हियर द डिस्टेंस बिटवीन द फादर एंड द मदर इज गिवन हियर 50 मीटर. फादर एंड मदर के बीच का डिस्टेंस क्या है? 50 मीटर है. एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ चाइल्ड? दैट इज द 9 किलोमीटर पर आवर. स्पीड चाइल्ड की स्पीड क्या है? 9 किलोमीटर पर आवर है. उसने पहला आंसर पूछा है. व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? द स्पीड ऑफ अ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ बेल्ट.
हमारे चाइल्ड की स्पीड क्या हो जाएगी बेल्ट की डायरेक्शन में। अगर आपको याद होगा तो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था, इन दैट क्वेश्चन व्हाट वाज देयर, द कार वाज मूविंग विद द वेलोसिटी, कार हमारी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। हम उसमें से पुलिसमैन ने क्या किया था, गन से बुलेट को फायर किया था। देन व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ अ गन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ अ बुलेट, दैट वाज द टोटल सम ऑफ द स्पीड ऑफ अ बुलेट प्लस स्पीड ऑफ अ कार। जो उस बुलेट की स्पीड थी, एक्यूरेट स्पीड, वो क्या थी, कार की स्पीड प्लस बुलेट की स्पीड, दोनों की स्पीड के सम के इक्वल थी। सो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ सन, स्पीड ऑफ अ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ बेल्ट, द स्पीड we can say speed of child in the direction of belt, direction of belt will be, दोनों को हम ऐड कर देंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने दोनों को ऐड कर दिया था वैसे हम ऐड कर देंगे। इट विल बी a 9 प्लस what is the speed of a belt, that is a 4 or we can say 13 किलोमीटर पर आवर is the was the speed of a belt। अगर ये बच्चा इस बेल्ट पे नहीं होता तो इसकी स्पीड कुछ और होती। ये बच्चा इस बेल्ट पर है, सो व्हाट विल बी द टोटल स्पीड, दैट विल बी द सम ऑफ द स्पीड ऑफ अ बेल्ट प्लस स्पीड ऑफ अ बॉय, स्पीड ऑफ अ चाइल्ड, दैट इज द टोटल 9 plus 4, that is the 13। when he runs in a opposite direction, what will be the speed of a child when child is running in the opposite direction, opposite direction में रन कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। देन इन द केस ऑफ अ बी, स्पीड ऑफ चाइल्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ बेल्ट, it will be 9 minus 4, here will be the 5 kilometer per hour। if you want to change the speed of this, you can convert into the meter per second। अगर हम मीटर पर सेकेंड में हमें इसको कन्वर्ट करना है, then you need to multiply by 5 by 18, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे। now what is the time taken in a both case, now see here, in both case time will not alter, टाइम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। वाई, बिकॉज ऑफ यहाँ पर मोशन। टाइम क्या होगा, पहले टाइम निकाल लेते हैं, व्हाट विल बी द टाइम टेकन इन द केस ऑफ अ टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ व्हाट डिस्टेंस ही नीड टू मूव, क्या डिस्टेंस इसको मूव करना पड़ेगा, ये 50 मीटर, द डिस्टेंस इज अ 50 मीटर एंड वी नीड टू फाइंड द स्पीड, स्पीड इज गिवन हियर। अब देखो दोनों में हमें स्पीड क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द स्पीड इज गिवन हियर, द स्पीड ऑफ अ चाइल्ड इज 9 किलोमीटर पर आवर, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 9 इंटू 5 बाय 18, 9 2 18, इट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द स्पीड ऑफ अ चाइल्ड। पुट द वैल्यू, here will be the 2.5, remove the point, 500 upon 25, 25 to the 50, 20 second will be the time taken by the child to run in both case, दोनों केस में कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड लगेगा। ओके, दैट विल बी द टाइम। ध्यान रखना, अगर ऑब्जर्वर के केस में निकाल रहे हैं तो दोनों के केस में टाइम सेम रहेगा। स्पीड का अगर हम बात करें, इन द केस ऑफ द ऑब्जर्वर स्पीड कैन बी चेंज। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो इसके रिस्पेक्ट में स्पीड अलग होगी। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फादर, इसके रिस्पेक्ट में अलग होगी, मदर के रिस्पेक्ट में अलग होगी। देखो स्पीड में एल्ट्रेशन होता है, स्पीड में चेंजेस होते हैं। अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो स्पीड कुछ और आएगी, स्पीड ऑफ अ चाइल्ड, फादर के रिस्पेक्ट में कुछ और आएगी और मदर के रिस्पेक्ट में कुछ और आएगी। ओके, so that was the question and that this is the solution of the question number 25। hope so आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि जो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं कोरिलेशन होता है, उसको हम जब तक फिजिकली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं फिगर ड्रॉ करके, वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारे वेलोसिटी ऐड हो जाती है, और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। फील करो, ऑब्जर्व करो, जब आप ऑब्जर्व करोगे फिजिक्स को तभी आपको समझ में आएगा। ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फिजिक्स। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वो सिचुएशन अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तब हम उसको समझ पाते हैं। सपोज दैट
इफ़ वी टॉक अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी, अगर मैं उस डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी सामने वाला दौड़ रहा है, देन स्पीड विल बी सब्ट्रैक्टेड। मैं आगे दौड़ रहा हूँ, मेरे मुझसे आगे सामने कोई दौड़ रहा है, मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूँ, द स्पीड विल बी सब्ट्रैक्टेड। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो बहुत तेज़ी से पास आ जाएंगे, द स्पीड विल बी एडेड। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दैट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द केस ऑफ अ रिलेटिव वेलोसिटी। डायरेक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी आप सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगा लोगे। ओके, लेट वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the next question? What it says here? Now let me see the another question. This is the last question of this NCERT exercise, and we are going to once again discuss about the graph. If we talk about the NCERT questions, the two main type of a question was there. One was the relation of the graph that you need to learn about in this exercise, and second one is the relative velocity. दो ही तरह के क्वेश्चंस हमें इसमें पढ़ने हैं, एक ग्राफ रिलेशन को, एक रिलेटिव वेलोसिटी को. Let me see the last question is given here, question number 28. In the graph of the velocity time given equation is which equation is correct? हमें यहाँ पे velocity time graph दिया हुआ है. This is the velocity time graph. If we talk about the velocity time graph, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ. When we was discussing about the velocity time graph, मैंने बताया था कि एक्सलेशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? We need to find the slope. स्लोप निकाल लेंगे तो एक्सलेशन निकल आएगा. डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? area under the graph. It means we have discussed about the acceleration means slope. We need to find the slope of the graph. यानी एक्सलेशन निकालने के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा ग्राफ का, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया अंडर द ग्राफ. ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखो, बड़े आराम से इसको कर ले जाओगे. बहुत से मैंने इस कॉन्सेप्ट बताए थे, ये सारे कॉन्सेप्ट पे मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया था इससे पहले वीडियोस में. इफ़ यू हैव नॉट सॉ द वीडियो, आई विल से जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड सर्च फॉर द वीडियो ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एंड जस्ट वॉच, so you will get the clear observation what we are going to do in this question. The first equation is given here, the equation of the displacement with respect to the time. क्या ये सही है? पहला हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फिर वेलोसिटी दिया हुआ है. वेलोसिटी जो है वो हमारा टाइम इंटरवल पे डिपेंडेंट है, एंड एक्सेलरेशन हमारा टाइम इंटरवल पे डिपेंडेंट है. इफ वी टॉक अबाउट दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन की बात करें तो वेदर इट इज अ करेक्ट और नॉट. देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था एक इक्वेशन, द इक्वेशन वाज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. हमने ये पढ़ा था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इट इज रिलेटेड समथिंग लाइक दिस. इसको अगर हम इधर वापस ट्रांसफर करते हैं, इसको इधर हम ट्रांसफर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? xt2 माइनस xt1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. Now in this case, see here the velocity. Velocity is the product of the time variant. पहली चीज तो ये हमारा इक्वेशन सही नहीं होगा. इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैच तो कर रहा है, बट वेलोसिटी हैव द टाइम वेरिएंट, हमारा टाइम वेरिएशन को डिफाइन कर रहा है. यानी पूरा कंपोनेंट जो है वो हमारा टाइम डिपेंडेंट है. लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है? वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ रिलेट नहीं कराया गया है, बट वी आर यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट हियर इन द टाइम डिपेंडेंट. ये टाइम डिपेंडेंट है. हमारा जो भी इक्वेशन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और वेलोसिटी भी हमारी क्या है? चेंज इन अ टाइम है. यहाँ पर हमारा यहाँ पे चेंज इन अ टाइम नहीं होता है, एक एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है. सो वी विल से दिस वन इज द रॉन्ग फॉर द ग्राफ. इस ग्राफ के लिए ये रॉन्ग हो जाएगा. लेट वी टॉक अबाउट द सेकेंड इक्वेशन. v इज इक्वल टू u प्लस at वॉज देयर. अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू u प्लस at. here again the acceleration is dependent on the time. एक्सेलरेशन हमारा टाइम डिपेंडेंट है, वो है, बट वेलोसिटी इज ऑल्सो हेयर अ टाइम डिपेंडेंट. यहाँ पे वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट है. So this will also wrong. We will say this equation is also wrong. If we talk about the third equation, average velocity is equal to x t2 minus x t1 upon change in a time. तो average velocity का अगर हम बात करें
तो व्हाट वाज द एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ये नेगेटिव साइन हमें क्या डिफाइन करता है कि द डिस्टेंस वाज गॉन इन द फ्रंट, पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है, इन अ पॉजिटिव वे गया, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आगे की तरफ गया, पॉजिटिव साइन दिखाता है, और नेगेटिव साइन दिखाता है कि वो वापस आ गया। जाने में इसको टाइम t2 लगा एंड रिटर्न आने में टाइम t1 लगा। इट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ x डिस्टेंस जाने पर t2 टाइम लग रहा है और x डिस्टेंस वापस आने पर t1 टाइम लग रहा है, और अपॉन टोटल टाइम, दैट इज द करेक्ट। सो वी विल से दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ग्राफ। इस ग्राफ के लिए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो पहले कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट ये भी बेस्ड है। सो ये भी हमारा सही होगा। लेकिन ध्यान देना, अगर वो यहाँ पर टाइम वेरिएंट कर देता है t1 और t2, इन दोनों केस में t1 और t2 कर देता है, देन दीज बोथ इक्वेशन विल आल्सो बी रॉन्ग। अगर जैसे यहाँ पर टाइम वेरिएंट कर दिए सारे, अगर यहाँ भी टाइम वेरिएंट कर देता तो ये इक्वेशन रॉन्ग हो जाता। हमारे यहाँ टाइम फ्री इक्वेशंस होते हैं, तो अगर ये टाइम डिपेंडेंट हो जाता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट हो जाता, तो ये भी हमारा इक्वेशन रॉन्ग हो जाता इस केस में। सो यहाँ पे हम रिमूव कर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ इन क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन हियर। लेट वी टॉक अबाउट द ई इक्वेशन अगेन। हियर द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये सेम इसका कॉन्सेप्ट हमारा इस कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट हमारा सेम अबव कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे फिर टाइम डिपेंडेंट हमारे दोनों दे दिए हैं डिस्प्लेसमेंट, सो दिस विल बी द रॉन्ग। एंड लास्ट वन इज हियर x2 x minus x मीन्स चेंज इन अ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन हियर। उसने बोला चेंज इन अ डिस्प्लेसमेंट किससे फाइंड करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन द डॉटेड लाइन। अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हैं। चेंज इन अ डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इन डॉटेड लाइन के बीच का एरिया, अगर हम इसके बीच का एरिया फाइंड कर लेते हैं देन वी आर गोइंग टू गेट द चेंज इन अ डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया और फाइनल यहाँ पर जाके रुक गया। सो वी कैन इजिली फाइंड द चेंज इन अ डिस्प्लेसमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए स्लोप होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए एरिया फाइंड करना चाहिए। अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बोले कि व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, देन वी विल फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। लेकिन अगर इन दोनों टाइम ड्यूरेशन के बीच में बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन दीज डॉटेड लाइन। अगर वो यहाँ पर ये ना देता, ये वर्ड ना देता, सपोज दैट ये वर्ड ना देता, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाता। यहाँ पे डॉटेड लाइन मीन्स ये करेक्ट हमारा इंडिकेट कर दिया कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है बिटवीन t1 एंड t2 टाइम ड्यूरेशन पे फाइंड करना है। ओके, सो दिस वाज द लास्ट आंसर। होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ अ ग्राफ, just go and comment in the comment box and tell me what is the problem you are facing here। एंड अगर ऐसा कुछ है तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार हम लोग फिर से मिलेंगे और उन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो फिजिक्स के केस में मैं बेटा बार बार बोलूँगा कि फिजिक्स तभी अच्छे से आएगी जब उसको हम फील करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसको हम फेस करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मोस्टली बायो वाले बच्चों को क्या होता है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है। तो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करो, उससे भागो नहीं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, जस्ट कम टू मी एंड आस्क। आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाट इज़ द सॉल्यूशन एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व। बेफिक्र हो कि आप मेरे पास आओ, मुझसे पूछो कि सर आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, और आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम ऑन द न्यूमेरिकल, और आई एम फेसिंग द problem how to solve the numerical. Definitely I will tell you what is the way to solve the numericals. Okay, so अच्छे से पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर हम लोग लाइव मिलेंगे, लाइव में और थोड़ा सा आगे न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द वेक्टर के बाद वाला पोर्शन में स्टार्ट करेंगे। एरिया मोशन इन अ प्लेन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। वेक्टर के बाद, वेक्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।